आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा निर्वाचन के पहले चरण के लिए उत्तराखंड में प्रचार तेज। चुनाव के दौरान मतदेय स्थल और मतगणना केंद्र पर केवल प्राधिकृत पास धारक मीडिया प्रतिनिधियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं के लिए 8 अप्रैल को प्रदेश में घर घर मतदान अभियान चलाया जाएगा। और NCERT ने कहा, विद्यालयों की पुस्तकें समय पर उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार तेज हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उत्तराखंड के रुद्रपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए NDA सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। इधर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशी मतदाताओं से संपर्क कर अपने पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं। गढ़वाल संसदीय सीट के भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के देवीखाल में गांवों का भ्रमण कर लोगों से संपर्क साधा। इस दौरान उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को मतदाताओं के समक्ष रखकर अपने पक्ष में मतदान की अपील की। वहीं गढ़वाल संसदीय सीट के कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के हिंडोला खाल के गांवों का भ्रमण कर लोगों से अपने समर्थन में वोट की अपील की। गणेश गोदियाल ने भाजपा पर जनता से किए गए वायदे पूरे न करने का आरोप लगाया। उधर टिहरी लोकसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुंसाला ने उत्तरकाशी जिले के पुरोला और नौगांव में जनसंपर्क कर जनता से अपने पक्ष में वोट की अपील की। इसी सीट पर भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह ने विभिन्न गांवों का भ्रमण कर जनता से मुलाकात की और उनसे भाजपा के पक्ष में समर्थन मांगा। उत्तराखंड में सभी 5 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में पहले चरण में ही मतदान होगा। राज्य के 83,37,000 से अधिक मतदाता 55 प्रत्याशियों के राजनीतिक भाग्य का निर्णय करेंगे। चुनाव के चरण में आज हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के संबंध में जानकारी साझा की जा रही है। एक रिपोर्ट। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से इस बार 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस सीट पर भाजपा के त्रिवेंद्र सिंह रावत, कांग्रेस के वीरेंद्र रावत, बसपा के जमील अहमद, उत्तराखंड समानता पार्टी के बलबीर सिंह भंडारी, उक्रांत के मोहन सिंह असवाल, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के ललित कुमार और भारतीय राष्ट्रीय एकता दल के सुरेश पाल चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। हरिद्वार के खानपुर सीट से विधायक उमेश कुमार सहित 7 निर्दलीय उम्मीदवार भी इस लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में से कुल 21 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा था, जिनमें से 7 नामांकन अपूर्ण पाए गए थे और इन्हें रद्द कर दिया गया। लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा के बाद हरिद्वार सीट पर नाटकीय मोड़ भी देखने को मिला, जब बसपा प्रत्याशी भावना पांडे ने पार्टी की ओर से उन्हें हरिद्वार सीट से प्रत्याशित घोषित किए जाने के बाद उन्होंने पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया। वे हरिद्वार से अब भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को समर्थन दे रही है। हरिद्वार लोकसभा सीट में कुल 14 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और इस वर्ष 20,35,726 मतदाता चुनाव में उम्मीदवारों का भाग तय करेंगे। इनमें से 10,70,828 मतदाता पुरुष और 9,64,739 मतदाताएं महिलाएं हैं। साथ ही 159 ट्रांसजेंडर मतदाता भी चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सुगम मतदान के लिए हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में 2,318 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इस सीट से चुनाव जीता था। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के अमरीश कुमार को 2,58,729 मतों से पराजित किया था। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को 2019 के लोकसभा चुनाव में 6,65,674 मत पड़े थे, जबकि अमरीश कुमार को 4,06,945 वोट मिले। तीसरे स्थान पर 1,73,528 वोट के साथ बसपा के अंतरिक्ष सैनी रहे। हरिद्वार लोकसभा सीट पर हमेशा से ही मुस्लिम और दलित वोटरों की अहम भूमिका रही है। 1977 में हरिद्वार सीट वजूद में आई थी और तब से ये सीट पूरी तरह से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। इसके बाद साल 2009 में इसे सामान्य घोषित किया गया। वर्ष 2009 में इस सीट से कांग्रेस के हरीश रावत सांसद रहे, जबकि वर्ष 2014 और 2019 में हरिद्वार लोकसभा सीट पर भाजपा ने पकड़ बनाकर रखी और दोनों बार रमेश पोखरियाल निशंक इस सीट पर चुनाव जीते थे।
लोकसभा सामान्य निर्वाचन को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने देहरादून में आयोजित पत्रकार वार्ता में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मीडिया के संबंध में जारी निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मतदेय स्थल और मतगणना केंद्र पर केवल प्राधिकृत पास धारक मीडिया प्रतिनिधियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराया गया प्राधिकृत पत्र ही प्रवेश के लिए अनुमन्य होगा। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदेय स्थलों पर मतदान कक्ष की कवरेज पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही मतदेय स्थल पर ईवीएम मशीन की कवरेज करना भी प्रतिबंधित होगा। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। लोकसभा सामान्य निर्वाचन में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं को घर से ही मतदान की सुविधा दी है। घर घर मतदान के लिए चुने गए मतदाताओं को निर्धारित प्रारूप उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसी संबंध में चमोली जिले में तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 8 अप्रैल को घर घर मतदान अभियान का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान से जो लोग छूट जाएंगे उनको 10 अप्रैल तक मतदान कराया जाएगा। सरकार गर्मियों में बिजली की मांग पूरा करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है। बिजली तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने इस बारे में कई बैठकें की और गर्मियों में जीरो लोड शेडिंग यानी शून्य कटौती सुनिश्चित करने पर बल दिया। कल नई दिल्ली में एक बैठक में उन्होंने अधिकतम बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी ताप बिजली संयंत्रों की क्षमता स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने ऊर्जा उत्पादन कंपनियों के साथ भी बैठक की। मौसम विभाग ने इस वर्ष गर्मियों में कुछ स्थानों को छोड़कर पूरे देश में सामान्य से अधिक तापमान रहने का अनुमान व्यक्त किया है। इसे देखते हुए बिजली की मांग भी पहले की अपेक्षा अधिक रहने की संभावना है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने कहा है कि विद्यालयों की पुस्तकें समय पर उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में एनसीईआरटी की ओर से कहा गया है कि पहली, दूसरी, 7वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षाओं के लिए 33 लाख पुस्तकें छप चुकी हैं और उन्हें दुकानों पर भेज दिया गया है। परिषद ने कहा कि तीसरी और छठी कक्षा के लिए नए पाठ्यक्रम की पुस्तकें इस महीने और अगले महीने प्रकाशित कर दी जाएंगी। ये भी कहा गया है कि चौथी, 5वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा की किताबें इस महीने बाजार में आ जाएंगी। एनसीईआरटी ने सभी छात्रों और अभिभावकों से धैर्य रखने और चिंतित न होने का अनुरोध किया। बहुत से राज्यों में स्कूलों की किताबें उपलब्ध न होने की खबरों के बीच एनसीईआरटी ने ये प्रतिक्रिया दी है। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी ई-कॉमर्स खाद्य कारोबारी ऑपरेटरों से अपने वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों का उचित वर्गीकरण करने को कहा है। प्राधिकरण ने पाया है कि कुछ ई-कॉमर्स वेबसाइट पर दूध से बने मिश्रित पेय पदार्थ, अनाज से बने मिश्रित पेय पदार्थ और माल्ट से बने पेय पदार्थ हेल्थ ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक की श्रेणी के अंतर्गत बेचे जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि प्राधिकरण ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हेल्थ ड्रिंक खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम तथा विनियमों के अंतर्गत कहीं भी परिभाषित नहीं है। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी ई-कॉमर्स खाद्य कारोबारी ऑपरेटरों को अपनी वेबसाइट से इस गलत वर्गीकरण को तुरंत ठीक करने तथा ऐसी ड्रिंक और पेय पदार्थों को हेल्थ ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक की श्रेणी से हटाने को कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्रवाई इसलिए की गई है ताकि उपभोक्ता बिना किसी भ्रामक सूचना के सही विकल्प चुन सकें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा निर्वाचन के पहले चरण के लिए उत्तराखंड में प्रचार तेज। चुनाव के दौरान मतदेय स्थल और मतगणना केंद्र पर केवल प्राधिकृत पास धारक मीडिया प्रतिनिधियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं के लिए 8 अप्रैल को प्रदेश में घर घर मतदान अभियान चलाया जाएगा। और एनसीईआरटी ने कहा विद्यालयों की पुस्तकें समय पर उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।